तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों आज तारीख है 9 अक्टूबर सन 2022। आज दोस्तों संडे है। तो संडे को बेसिकली जैसा अपना दोस्तों रूटीन चला आ रहा है, संडे को जो हम फॉलो करते आ रहे हैं कि मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूँ, फिर 2-3 साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग में द हिंदू में आर्टिकल्स को डिस्कस करता हूँ। दोस्तों आज आप देखोगे द हिंदू में बेसिकली क्या है कि साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग जो है एक हीट वेव के कंटेक्स्ट में कुछ बातें लिखी हैं, तो उसको थोड़ा सा साइंस एंड टेक में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में अगर आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है टू सेटअप इंफॉर्मेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बिगिन फ्रॉम द 1 अप्रैल। अब देखिए दोस्तों क्या है कि करंट टाइम में आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं ना, हमारे लिए आप देखोगे कि किस तरीके से ये जो पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट हम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन हमारे लिए क्रिएट करता जा रहा है। तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि गवर्नमेंट की जो मेन इंसेंटिवाइज स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो बनते जा रहे हैं, जो मेजर फोकस होता जा रहा है ना, हम करंट टाइम में अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत इसलिए लेते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत लेते जाने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि हमने कई सारी मेजर कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन किया। आप देखोगे नहीं कि मार्केट में किस तरीके से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आने लगी, और साथ ही आप देखोगे दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत क्या है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आने लगी। अब साथ ही देखिए दोस्तों करंट टाइम में जो मेजर कंसर्न देखिए जो बना हुआ है ना, आप करंट टाइम में देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेसिकली आ रहे हैं, चार्जेबल जो आ रहे हैं करंट टाइम में, क्या है कि जो ओला वगैरह स्कूटीज वगैरह में आपने नहीं देखा कि इसमें आग लगती जा रही है। तो इसी के कंसर्न्स में क्या है दोस्तों कि आग लगने के कंटेक्स्ट में एक थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स के रिगार्ड में क्या है कि एक न्यू पैनल का सेटअप किया गया है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसको डिटेल में देखिए, जो न्यू पैनल का सेटअप है ना, इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये अप्रैल 2023 मतलब 1 अप्रैल 2023 से क्या है कि गवर्नमेंट मैंडेट करेगी कि पूना बेस्ड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू प्रोक्यूर द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू द टेस्ट बैटरी पावर्ड व्हीकल्स। मतलब क्या है कि टेस्ट बैटरी पावर्ड व्हीकल्स को मतलब ये कह सकते हो कि मैंडेटरी है। मतलब मान के चलिए कि कोई भी जैसे व्हीकल हुआ ना, तो वो उस व्हीकल में जो बैटरी लगी है ना, उस बैटरी के तहत क्या होगा कि एक टेस्टिंग से उसको गुजरना पड़ेगा। टेस्टिंग से गुजरना इन द सेंस जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एक टेस्ट देते हो ना, तो वो मैंडेटरी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इस मैंडेटरी के यहाँ पे कंटेक्स्ट में क्या है कि एक एआरआई के सेटअप में कुछ बातें लिखी हैं कि 44 करोड़ रुपए आप देखोगे कि एक एलोकेट किया गया। एलोकेशन में देखोगे कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द हाइब्रिड व्हीकल्स। तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि एआरआई का बेसिकली क्या होगा दोस्तों कि सर्टिफाइज करना, सर्टिफाइज इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि बैटरी को ये एक तरीके से सर्टिफाइड करेगा। अब देखिए दोस्तों ये बैटरी को सर्टिफाइड करने वाला जो सिस्टम है ना, ये सबसे पहले आप देखोगे कि इसको लाने वाला क्या था कि बेसिकली यहाँ पे देखिए दोस्तों एक न्यूज़ लिखी है, ग्लोबली देयर इज अ नो सिंगल ईवी स्टैंडर्ड्स। जापान, China and countries in Europe and North America have a safety standards that promote the different norms for the 4 keys. Safety charging connectors, देखिए दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे देखना ध्यान से कि सेफ्टी चार्जिंग कनेक्टर्स, चार्जिंग टोपोलॉजी, चार्जिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन, इंडिया इज सेट टू द ब्रॉडली फॉलो द सेम फिलॉसफी फॉर द टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स अपडेटिंग देम द टेक इवॉल्व। सो वही वाली बात है दोस्तों कि अब इंडिया भी ये सारी कंट्रीज से सीख के आप देखोगे चाइना और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसी कंट्रीज से सीख के ये टेस्टिंग प्रोग्राम्स को ला रहा है। थोड़ा दोस्तों इसको होलिस्टिक वे में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है द प्रपोज टेस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एट एआरआई इज लाइकली टू कवर बैटरी सेल्स, बैटरी मैनेजमेंट, ऑन बोर्ड चार्जर्स एंड बैटरी पैक डिजाइनर्स एंड स्क्रीन फॉर देयर फॉर्मल प्रोपोगेशंस लाइक टू द इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट्स दैट कुड बी पोटेंशियल लेड टू द फायर इन ईवीज। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि ये जो एआरआई वगैरह है ना, इनका जो प्रपोजल बेसिकली क्या है कि ये बैटरी मैनेजमेंट की कवर या बैटरी सेल्स की कवरिंग को देखेंगे। अब देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि करंट टाइम में आप देखोगे जो लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज होती है ना, करंट टाइम में क्या है कि जब ओवर चार्ज वगैरह हो जाती है तो जो हीट प्रोडक्शन जो रिलीज होता है ना, इससे स्पार्किंग होने लगती है। अब जब स्पार्किंग होने लगती है तो गाड़ियों में आग पकड़ लेती है। तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि ये जो एआरआई होगी ना, ये बैटरी की कवरिंग को टेस्टिफाई करेगी और साथ ही बैटरी मैनेजमेंट को टेस्टिफाई करेगी। इवन उसके ऊपर का जो ऑन बोर्ड सर्किट्स वगैरह होगा ना, पॉजिटिव और निगेटिव्स का, उसको टेस्टिफाई करेगी कि कितना हद तक ये सेफ्टी मेजर्स के लिए सही है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि द रीजन फॉर फायर में इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, एक्सटर्नल डैमेज, फॉल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट्स इन द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन सम केसेस फॉल्टी चार्जिंग्स कुड हैव बीन द रीजन। मतलब वही वाली बात है दोस्तों कि रीजन फॉर द फायर, मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है कि गाड़ियों में करंट टाइम में क्या है, जो फायरिंग आप देख रहे हो ना गाड़ियों में अक्सर हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली ये 2-3 महीने पहले की न्यूज़ थी कि अक्सर जो है ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटीज में आग लग रही थी। तो इसका बेसिकली रीजन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आप देखोगे, इंटरनल डैमेज देखोगे, और बैटरी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो काफी हद तक पुअर है। सेफ्टी के रिगार्डिंग में क्या है कि उतना इफिशियंट नहीं हो पाया है। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि इसको सेटअप पैनल को बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए दोस्तों इसका जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, द अमेंडमेंट्स ऑफ द ईवी बैटरी टेस्टिंग स्टैंडर्ड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देखिए दोस्तों लिखा है द अमेंडमेंट ऑफ द ईवी बैटरी टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 156
और ब्रैकेट में AS156 और मतलब ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और 038 विल बी इंप्लीमेंटेड इन द 2 फेज। मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स मेजर है ना, ये क्या होगा कि 31 मार्च 2023 तक, पहले क्या था दोस्तों कि इसको मतलब इंप्लीमेंट करने की जो कोशिश की गई थी, ये जो 2 फेज की बातें हैं ना, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने इसको इंप्लीमेंट करने की बात की थी, ये क्या था दोस्तों पहले 1 अक्टूबर 2022 तक था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में इसको रीशेड्यूल कर दिया गया, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2023 तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ऑटोमोटिव इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के तहत क्या होगा कि मोटर व्हीकल्स को एल कैटेगरी में बांटा गया 156 के तहत। इसमें क्या होगा कि जो 4 पहियों से कम की गाड़ी होगी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पे डिपेंडेंट होगी, जैसे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन होगी। और सेकंड जो अमेंडमेंट किया गया 38 के तहत, ये क्या होगा कि व्हीकल्स को रेगुलेट करेगा विद द इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन फ्रॉम द एम कैटेगरी। एम कैटेगरी बेसिकली क्या है दोस्तों कि those 4 vehicles used to carry passengers and N category electric 4 vehicles used to carry both the good and passenger। मतलब मान के चलिए जो नॉर्मल क्लास इंडियन पीपल्स जो हम यूज़ करते हैं ना, बेसिकली जैसे मान के चलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बस हो गया, या कैसे कह सकते हो जो मतलब कह सकते हो ओला वगैरह की गाड़ी हो गई, वो बेसिकली क्या है कि वो इसके अंडर आएगा, N0138 के तहत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको दोस्तों मैंने इसलिए डिटेल में यहाँ पे होलिस्टिक थोड़ा सा देख लिया। अब देखिए दोस्तों यहां पे एक बात इसी के कंटेक्स्ट में और लिखी है कि इंडिया हैज ओवर 1.3 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंटिल एंड ऑफ द जून। ओवर हाफ are 3 vehicles, a bulk of remaining the vehicles being 2 vehicles and the vehicles with 4 vehicles make up the rest। मतलब वही वाली बात है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे कि इंडिया हैड ओवर 1.3 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंटिल द एंड ऑफ द जून। ओवर हाफ आर द 3 व्हीकल्स। मतलब वही थोड़ा सा एक स्पेसिफिक डेटा है। ये डेटा देखिए दोस्तों थोड़ा सा कैसे कह सकते हो कि जो करंट टाइम में जो गवर्नमेंट्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंसेंटिवाइज जो प्रोग्राम्स जो स्कीम्स बढ़ते जा रहे हैं ना, आप इसको चाहो तो इस डेटा को थोड़ा सा कहीं पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी इंपॉर्टेंट था। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी के कंटेक्स्ट के एक करंट अफेयर को देखेंगे। अब दोस्तों क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस में करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में 2 ही 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, तो ज़्यादा संडे को वैसे भी करंट अफेयर्स रहते नहीं है, इसलिए साइंस एंड टेक को इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में क्या बात है कि राइजिंग इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग USD। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में जो बास्केट ऑफ मनी है ना, उन बास्केट ऑफ मनी में करंट टाइम में आप देखोगे। अब देखिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में पहले तो मुझे बताओ ये 5 मेजर बास्केट ऑफ मतलब करेंसीज कौन कौन सी हैं। अगर इंडियन इकॉनमी में आप अच्छे से जानकारी आपको होगी इंडियन इकॉनमी की, तो आप ये 5 करेंसीज के बारे में जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो दोस्तों तो थोड़ा सा इसको सर्च करो। देखिए सर्च से क्या होगा ना दोस्तों कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। हालांकि दोस्तों मैं इसके बाद क्या है कि इंडियन इकॉनमी के लेक्चर्स भी लाऊंगा। अब देखिए दोस्तों करंट टाइम में क्या है कि आप देखोगे यूएस ने जो फेडरल रिजर्व की अपनी टाइटिंग मॉनेटरी पॉलिसी को जो अपनाया है ना, इसके तहत क्या है दोस्तों कि जो यूएस का डॉलर दिन पे दिन मतलब अप्रिशिएट करता जा रहा है ना, और सारी कंट्रीज की जो करेंसीज है ना, आप देखोगे मेजर बास्केट के साथ साथ इंडिया की भी करेंसीज क्या है कि डिप्रिशिएट करती जा रही है। इवन आप देखोगे कि फॉरेक्स रिजर्व भी अपना जो है काफी हद तक गिर गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द RBI फॉरेक्स रिजर्व फेल by the 4.854 billions to 532.564 billions during the end of the 30 September as the strong dollar and adverse external factor reduced the Indian forex। तो वही वाली बात है दोस्तों कि करंट टाइम में जो इंडियन का फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये किस तरीके से फेल कर गया, डाउन कर गया। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों देखिए डेटा इंपॉर्टेंट चेंज होते ही रहते हैं। जो इस करंट अफेयर्स का बेसिकली सार क्या होता है वो हमारे समझने के बात के ऊपर है। अब देखिए दोस्तों पॉइंट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है एक इंटरनेशनल के रिगार्ड में, जो आपको मेजर समझना है। इस मेजर समझने के देखिए दोस्तों डेटा तो आते रहते हैं। ठीक है, आज रेपो रेट कुछ और है, कल कुछ और होगा। आज फॉरेक्स रिजर्व कुछ और है, कल कुछ और होगा। जो हमको मेन यहाँ पे समझने की बात है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहता है कि आप देखोगे कि किस तरीके से जो इंडिया मतलब यूएस की जो टाइटन पॉलिसी है ना, सारी कंट्रीज की डिवैल्यूएट कर दी। डिवैल्यूएट करने के साथ साथ डिवैल्यूएट मतलब डेप्रिशिएट कर गई, इवन इंडिया की भी डेप्रिशिएट कर गई, जिसके कारण क्या है कि जो इंडिया की जो गोल्ड एंटिटीज है ना, उसकी भी रिड्यूसिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसकी भी कॉस्ट दिन पे दिन घटती जा रही है। इवन आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स अपने हैं ना, दिन पे दिन आप देखोगे कि ये जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स भी अपने पैसे इंडिया के बाहर से खींचते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी हद तक इंडिया के लिए एक मुश्किल वाली बात है। इवन आप देखोगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों टाइटन पॉलिसी के तहत क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट बाहर के लिए पहले इजी हो सकता था, लेकिन अभी जो टाइटन पॉलिसी हुआ भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब बाहर पैसा चला जाएगा तो हमारे भी तो देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये टाइटन पॉलिसी ने अपना पैसा कुछ अपने ही अंदर रख लिया, हाँ मतलब इन्वेस्टर्स को खींच के रख लिया अपने अंदर तक, तो उनका पैसा उन्हीं के पास आ रहा है। तो जाहिर सी बात है करेंसी की वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि द RBI डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन माइंड। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों कि इट इंटरवीन्स इन द मार्केट टू क्रेव द एक्सेसिव वोल्टेबिलिटी एंड एंकर द एक्सपेक्टेशन। तो वही वाली बात है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हम भी अपने आप को RBI ने तहत ये भी ऐसा कोई इसका सपना या सोच नहीं है कि हम भी अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में एक फिक्स कमोडिटी में ला देंगे। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये ग्लोबल कंसर्न तो बन ही गया है। देखिए एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि ग्लोबल कंसर्न भी बनने के साथ साथ देखिए दोस्तों एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि
जितना ज़्यादा हमारे देश में FDI आएगा ना दोस्तों, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। मतलब इतना याद रखना दोस्तों कि कहीं ना कहीं हद तक ये जो यूएस का फेडरल रिजर्व की जो टाइटन पॉलिसी है ना, ये जो यूएस में मतलब ये कह सकते हो कि यूनाइटेड किंगडम में जो इन्फ्लेशन आया ना, ये कहीं ना कहीं एक मेजर ग्लोबल मार्केट के लिए भी दिक्कत है। अब इन्होंने टाइटन पॉलिसी अपनाया और सारी कंट्रीज़ की वैल्यू घट गई, करेंसीज़ की वैल्यू घट गई। अब नतीजा क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनर में जब हमारा रुपया घट जाएगा तो जो चीज़ों को खरीदने के लिए कह सकते हो कि हम मान लीजिए एक पेन की कीमत पहले 2 रुपये हुआ करती थी, अब उसकी कीमत 4 रुपये हो गई, तो इंडियन करेंसी के मुकाबले अब हमको 4 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब पेमेंट भी हमारी दिन पे दिन फॉरेक्स रिजर्व इसी वजह से तो घट रहा है ना भाई, जब डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है तो फॉरेक्स रिजर्व इसीलिए अपना दिन पे दिन खाली होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था दोस्तों मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अपने साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में इतना ही था। अब चलिए साइंस एंड टेक को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स को देखते हैं। साइंस एंड टेक में बेसिकली आज आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा एक साइंटिफिक स्टडी की गई है। इस स्टडी के दौरान आप देखोगे कि ये स्टडी क्या है, बेसिकली दोस्तों मून के सरफेस की स्टडी की गई है। इस मून की सरफेस की स्टडी के दौरान आप देखोगे कि किस तरीके से उसकी सरफेस पे सोडियम के कंटेंट पाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा जो प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि यूज्ड द क्लास इंस्ट्रूमेंट्स। क्लास का बेसिकली क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कैरिड बाय द सेकंड इंडियन मॉनसून सिस्टम चंद्रयान 2। मतलब क्या है दोस्तों कि चंद्रयान 2 मिशन के तहत क्या है कि इस स्टडी के दौरान आप देखोगे मतलब ये क्या है कि एक कह सकते हो कि एक स्पेक्ट्रोमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लास इंस्ट्रूमेंट, उसी के तहत क्या है कि ये सोडियम कंटेंट का इजाद किया गया। इजाद मतलब समझिए कि ये देखा गया है कि उसके अगल बगल की जो लेयर है ना वो सोडियम कंटेंट की। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है अ नॉन डिस्ट्रक्टिव वे एक्सरे फ्लोरेसेंस इज कॉमनली यूज टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इन ए नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर। तो वही वाली बात है दोस्तों कि आप देखोगे कि थोड़ा सा एक एक्सरे की जो बीम है ना उसी के तहत ये जो है इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर के तहत आप देखोगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जो एक्सरे की बीम है ना जब ये ऊपर वायुमंडल में जब छोड़ी गई तो ये ऊपर जाके डिस्ट्रक्ट नहीं हुई, ऐसा नहीं था कि एटमॉस्फेयर में जाके डिस्ट्रक्ट हुई। तो इसी डिस्ट्रक्शन के तहत आप देखोगे ये जो रेडिएशंस निकली ना जब ये डायरेक्ट मून पे फॉल की ना, तो फॉल करने के बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा एक फ्लोरेसेंस मतलब समझिए एक प्रकाश टाइप का डेवलप हुआ। तो ये जो क्लास का मेजर है ना, जब ये क्लास का मेजर क्या है, बेसिकली जो क्लास इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया ना, ये क्या होगा जब एक्सरे की फोटॉन्स जो कह सकते हो कि भाई जब एमिशन हो रहा है, ये फ्लोरेसेंस मतलब प्रकाश टाइप की डेवलप हो रही है, तो ये जो एमिशन होगा ना एक्सरे का फोटॉन्स जो कमिंग फ्रॉम द मून एंड द काउंट्स द टोटल नंबर, तो जो फोटॉन्स आ रहे हैं ना एमिटिंग मेंबर्स जो आ रहे हैं उनकी ये स्टडी करेगा। तो उसी स्टडी के तहत ये क्या है जो स्टडी हुई ना, उसी के स्टडी के तहत जो एनर्जी है फोटॉन्स की, मतलब किस हद तक कितना वायुमंडल का जो प्रकाश उजागर हुआ इस बीम से, उसी को स्टडी के उसी इंस्टेंस को स्टडी करके ये देखा गया कि जो सोडियम के तहत मतलब कह सकते हो कि जो एमिटिंग लाइट था ना, इस एनर्जी के एमिटिंग लाइट को ही देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा फॉर इंस्टेंस सोडियम एटम्स एमिट एक्सरे फोटॉन्स ऑफ द 1.04 केवी। मतलब जो सोडियम के एक्सरे फोटॉन्स की जो बीम थी ना उसी के लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर पैरेलल पाया गया। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि ये स्टडी की गई कि जो मेजर एमिशन होती है ना, जो मतलब मेजर एमिटिंग होगा जो सरफेस पे मतलब होगा वो ज्यादातर सोडियम होगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एक बात ये भी लिखी है न्यू फाइंडिंग के तहत। अब ये देखिए दोस्तों ये क्या है कि चंद्रयान मिशन के ही तहत आप फाइंडिंग में पाया गया है। अब देखिए दोस्तों ये सोडियम एटम्स ऑन द सरफेस आर लिबरेटेड व्हेन द इनफ एनर्जी इज गिवन टू देम बाय द सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड सोलर विंड आयंस। मतलब वही वाली बात है दोस्तों कि ये जो सोडियम की जो रेडिएशन एनर्जी है ना, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको मतलब ऐसे नॉर्मल स्टडी के दौरान मिल जाएगी। जब तक आप थोड़ा सा सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोवाइड नहीं करोगे ना तो आपको ये मेजर एमिशन आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब मेजर एमिशन क्या कि एक स्टडी आप इसकी नहीं कर पाओगे। तो जो क्लास का इंस्ट्रूमेंट है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में याद रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है सोडियम इज द ओनली एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम द पोटेशियम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू द टेलीस्कोप। मतलब सोडियम इज द ओनली एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम द पोटेशियम, मतलब पोटेशियम के अपार्ट होकर भी आप टेलीस्कोप से लूनर एटमॉस्फेयर में आप इसको स्पेशली एग्जॉस्फियर जो एटमॉस्फेयर की जो रेंज होगी ना उसमें आप ये एक कह सकते हो कि अनडिस्टर्बेबल सरफेस कनेक्शन आप इसमें पा सकते हो। अनडिस्टर्बेबल सरफेस कनेक्शन को समझाने की अगर कोशिश करूं दोस्तों तो आप देखोगे कि जो मून के आसपास की जो सरफेस होगी ना उस सरफेस का जो एमिशन होगा ना, जो सोडियम आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब एक एमिटिंग एनर्जी के फॉर्म में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो जो इसकी प्रॉपर स्टडी होगी ना वो एग्जॉस्फियर सरफेस तक प्रॉपर आप स्टडी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था इसमें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड है, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा। यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड न्यूज़ है साइंस एंड टेक के रिगार्ड में, यहाँ देखिए दोस्तों क्या है कि अर्ली वार्निंग्स ऑफ द हीट वेव सीज ह्यूज इंप्रूवमेंट। मतलब वही वाली बात है दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि जो हीट वेव की समस्या बढ़ती जा रही है ना, पहले तो हीट वेव क्या होता है दोस्तों इसको समझो। हीट वेव क्या होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले कई गुना टेम्परेचर एक्सटेंड कर
जाएगी। आप देखोगे कि जो हीट वेव की जो समस्या है ना कि क्या है कि इकोनॉमिक के इम्पैक्ट पे तो कहीं ज़्यादा आप देखोगे कि ज़्यादा अफेक्शन हो ही रहा है। और साथ ही आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में आपने देखा ना कि हिंदुस्तान में किस तरीके से जगह जगह रीजन में फ्लड आ गए। इवन आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, पाकिस्तान वाले रीजन में आप देखोगे ना किस तरीके से तबाही मच गई। अब जो तबाही मची है कहीं ना कहीं इसका कारण हीट वेव है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट टाइम में ये जो स्टडी चल रही है, जो ये रिसर्च चल रहा है, अभी तक क्या था कि दोस्तों अब हम हीट वेव का प्रोडिक्शन कर रहे थे कि बेसिकली क्या है कि 3 से 4 दिन पहले तक हम हीट वेव को अर्लियर मतलब क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकें। डिटेक्ट करने के साथ साथ हम थोड़ा सा मतलब ये मेजर, अभी देखिए दोस्तों ये जो मेजर स्टेप्स हमने अपनाया है ना, अब ये किसके अंडर आता है, अंडर द नेशनल मॉनसून मिशंस द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस हैड एस्टैब्लिश्ड एंड द एडवांस प्रेडिक्शंस systems for the early warning of the heat waves. IMD, Indian Meteorological Department, has a capability to predict the genesis, duration and intensity of the heat waves events with the reasonable accuracy up to the 4 to 5 days in advance. मतलब क्या है दोस्तों कि अभी तक क्या था कि ये किसके मिशंस के तहत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मॉनसून मिशंस के तहत। आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस ने कह सकते हो कि एक एडवांस प्रेडिक्शन मेथड्स को इजाद किया है। इस एडवांस प्रेडिक्शन मेथड्स में क्या था दोस्तों कि आप इसमें देखोगे कि पहले से प्रियर प्रेडिक्शन हो जाएगा हीट वेव्स के तहत 3 से 4 दिन के पहले। लेकिन आप देखिए दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा इसको और इजाद करने की कोशिश की गई है, मतलब इंप्रूव्ड प्रिडिक्शन की यहाँ पे बात है। अब रिसेंटली देखोगे दोस्तों कि एक जर्नल छपा था, जर्नल पब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी ऑफ द रॉयल मीटरोलॉजिकल सोसाइटी में। देखोगे कि लास्ट मंथ एक जर्नल छपा था, उसके जर्नल के तहत आप देखोगे कि साइंटिस्ट फ्रॉम द IMD, IITM, MIS have documented from the first time that the Indian heat waves can be predicted even 1 season in advance। मतलब क्या है कि एक सीजन से पहले, मतलब जैसे मान के चलिए अभी ठंड है तो गर्मियों में जो हीट वेव आएगी, मतलब मान के चलिए जो मई और जून के जो महीने में हीट वेव आएगी ना, पहले से ही हम प्रीवियर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं ये मेथड हमारे लिए कह सकते हो या ये इंप्रूवमेंट जो होगा हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो अब यही सारी बातें थी। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे तो असर पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हासिल पड़ने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं जब ये सारे मेथड्स को हम समझ लेंगे या पहले से हमारे पास प्रेयर एक स्टडी आ जाएगी, तो जो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है ना, मल्टीपल्स एंड कैस्केडिंग इम्पैक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड वाटर एंड इकोसिस्टम। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, इससे हम कहीं ना कहीं और बेहतर बना सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर और एनर्जी और इकोनॉमिक के सोर्स में तो कहीं ना कहीं हम इसको इजाद करके आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आज के लेक्चर को मैं यही कंक्लूड करता हूं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।